हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक मैटर है। मैटर का नेचर और क्लासिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैटर के बारे में अभी तक आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब हम इसे 11th में फिर से पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसके साथ आपको मिलेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर होता क्या है? तो देखिए, अगर यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी यूनिवर्स क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। यानी पहला कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पे दूर होता है कि जो भी एनर्जी में है वो कभी मैटर में शामिल नहीं हो सकता है। हाँ, इस समय E=mc² अल्बर्ट आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस इक्वेशन में आपको पता है कि m को यानी मास को E यानी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यानी कि ये दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं, यानी दोनों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन जी को अगर हटा दिया जाए तो आप देखेंगे कि मैटर और एनर्जी दोनों को अलग अलग रखा गया है, क्लासिफिकेशन में अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पे जो एनर्जी में होगा वो कभी भी मैटर में नहीं होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाता करंट या लाइट क्या है, तो देखिए, यूनिवर्स में मैटर अलग है और एनर्जी अलग है, इन दोनों को मिला देंगे तब वो यूनिवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे लाइट और करंट को हम कहाँ पे रखेंगे? एनर्जी में रखेंगे। तो और मैटर क्या होता है? तो मैटर के लिए आप यहाँ पे देखिए एक फार्मूलेशन किया गया है, मैटर इक्वल टू मास प्लस ऑक्यूपाइड स्पेस। यानी कि वो सारे थिंग्स जिसमें मास होता है और जो स्पेस को क्या करते हैं? कवर करते हैं, ऑक्यूपाइड करते हैं, वो क्या होता है? मैटर। जैसे पेंसिल को देखिए, अगर मैं इस फार्मूले के ऊपर रख दूँ तो ये फार्मूला आपको नहीं नज़र आएगा। इससे प्रूफ होता है कि ये पेंसिल क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मास तो इसमें है ही। तो इस तरीके से पेंसिल क्या हो गया? मैटर का एग्जाम्पल हो गया। एयर एक ऐसा मैटर है जिसे हम नहीं देख सकते। ठीक है, एयर जो होता है, हवा, उसे हम नहीं देख सकते, वो मैटर होता है। लेकिन और सारी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, एयर ना देखने वाला हो गया, और बाकी सारी जो भी हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सब किसका एग्जाम्पल हो गया? मैटर का। ठीक है, तो इस तरीके से मैटर के ढेर सारे एग्जाम्पल, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं सब मैटर है, और ना देखने वाले में एयर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ। तो देखिए, मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल और केमिकल बेस पे आपको स्टडी यहाँ पे करना है। तो आइए पहले इस डायग्राम को समझते हैं, चार्ट को समझते हैं। देखिए, मैटर को फिजिकल और केमिकल बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। फिजिकल बेसिस का मतलब क्या होता है? देखने में वो कैसा नज़र आ रहा है, यानी कि उसका मार्फ कैसा है। मार्फ का मतलब हो गया उसका फॉर्म कैसा है। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी लोग जानते हैं कि 3 फॉर्म होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में हो सकता है। हाँ, इस समय आप 2 और नाम सुनते होंगे, जैसे 4th स्टेट ऑफ द मैटर तो आप प्लाज्मा सुने होंगे, 5th स्टेट ऑफ द मैटर आप बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टडी करनी है। ऐसे केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो केमिकली मैटर को प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस को एक बार फिर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट में मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं और मेटलाइड आते हैं। कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आता है। ऐसे मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर जिसे सॉल्यूशन कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, और यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड के बारे में। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में स्टडी कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि मैटर के क्या होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, या इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए सॉलिड क्या होता है देखते हैं। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ़ इट पोजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड ए डेफिनेट शेप। तो बहुत ईजी हो गया, वो सारे सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम और शेप क्या हो जाता है? डेफिनेट होता है। ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? सॉलिड। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब है अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ऐसे अगर शेप की बात करें, जैसे ब्रिक्स हो गया, ईंटें जो आप खरीदते हैं, अगर आप ईंटा किसी से मांग रहे हैं और वो आपको डस्ट दे रहा है तो आप उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में क्या है? ब्रिक्स का एक डेफिनेट डिजाइनिंग बना हुआ है। तो यहाँ पे शेप क्या होता है? सॉलिड के लिए डेफिनेट होता है। एग्जाम्पल, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड क्या होता है? ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ़ इट पॉजेज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। याद रखिएगा, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन इसका शेप डेफिनेट नहीं होता। शेप डेफिनेट नहीं होने का मतलब क्या होता है? अगर आप पाइप ले लें या ग्लास ले लें या पानी की बोतल ले लें और तीनों में पानी डालें तो तीनों में फिल हो जाएगा। देखिए, पाइप की डिज़ाइनिंग अलग होती है,
बॉटल की डिज़ाइनिंग अलग होती है, ग्लास की डिज़ाइनिंग अलग होती है। तो लिक्विड क्या होता है, सारे कंटेनर या वेसल में क्या कर लेगा, फिल कर लेगा अपने आप को। वॉल्यूम इसका डिफिनिट होता है, ऐसा नहीं होता कि 1 लीटर पानी को अगर 2 लीटर वाले वेसल में डालें तो पानी बढ़ के 2 लीटर हो जाएगा या आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं लिक्विड क्या होता है जिसका वॉल्यूम डेफिनेट लेकिन शेप इनडेफिनेट होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है, वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी। याद रखिएगा ये होता है मेटल, लेकिन ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसे अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके सॉलिड, लिक्विड, और ऐसे ही हम गैस भी आपको बता देते हैं। तो गैस क्या होता है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसियस इफ इट नाइदर पॉजेज ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप, यानी कि ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना तो शेप। जैसे अगर आप छोटे से बॉटल में परफ्यूम रखते हैं, इसे बड़े बॉटल में डालेंगे तो परफ्यूम की स्मेल पूरे बड़े बॉटल में स्प्रेड हो जाएगी। ऐसे इसकी शेप की बात करते हैं तो गैस को आप किसी भी शेप के कंटेनर में रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे फिल अप द होल वेसल इन दे विच दे आर पुट, जिसमें ये रखा जाता है उस सारे को क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एयर में जो भी सारे हैं सब क्या हैं, गैस हैं। अब देखिए इस स्टेट को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को फिर से आप हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को अगर आप कूल करेंगे तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड को आप कूल करेंगे तो सॉलिड में हो जाएगा। आइए इसे थोड़ा सा और डीपली स्टडी करते हैं। देखिए सॉलिड है, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने अरेंज किए हैं। आप देखिए इसे पास पास रखा गया है, यानी ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में देखिए थोड़ा सा आपको गैप पार्टिकल के बीच में नज़र आ रहा है, गैस में ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। आइए तो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को समझते हुए। देखिए ये पार्टिकल क्या है, आपस में क्लोजली पैक्ड हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स के जो हैं उनके बीच का अट्रैक्शन, इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे मैक्सिमम है। इसमें थोड़ा सा दूर है, यानी कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के पार्टिकल से थोड़ा सा कम है, तभी तो दूर है। इसमें अट्रैक्शन और कम होने से ये एक दूसरे से और दूर हो जाते हैं। तो आइए बहुत ही यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करते हैं। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक किस में होगा, सॉलिड में होगा। क्यों, अगर ये पिक आपके ब्रेन में है तो आप बता सकते हैं कि पार्टिकल क्या है यहाँ पे, पास पास है। पास पास कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फार्मुलेशन किया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड का क्या है, ये साइन कन्वेंशन आप देखिए, ग्रेटर देन यानी अधिक है, किससे, लिक्विड से, देख सकते हैं, और लिक्विड का अधिक है किससे, गैस से। तो इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपने स्टडी कर लिया अगर ये पिक आपके ब्रेन में फीड है तो। अब देखिए एक से हम बाकी चीज़ें भी आगे डिस्कस करते हैं। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का इन्वर्स होता है, यानी कि अट्रैक्शन अगर अधिक होगा तो स्पेस कम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस कम है क्योंकि अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो सॉलिड में स्पेस सबसे कम होता है, ठीक है, लिक्विड में उससे अधिक होता है। और सबसे अधिक स्पेस आप देख सकते हैं, ये दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये सबसे ज़्यादा है किसमें, गैस में। क्यों है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि अट्रैक्शन गैस में सबसे कम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे कोई भी पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्वर्स होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मूव कहाँ पे करेगा, नहीं करेगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से इसका रिलेशन करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो आप देख सकते हैं गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे गैस की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ऐसे ही डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो एक डेफिनेट अगर वॉल्यूम ले लेते हैं तो उसमें मास आप जानते हैं कि सॉलिड का सबसे अधिक होगा, तो डेंसिटी सॉलिड की सबसे अधिक होती है। ऐसे ही डिफ्यूज़न क्या होता है, अगर एक गिलास पानी ले लें, इसमें हम शुगर को डालते हैं तो आप देखोगे शुगर सब टाइम क्या होगा, कुछ समय के बाद ये गायब हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिफ्यूज़न, यानी हाई कंसंट्रेशन का लोएस्ट कंसंट्रेशन की तरफ क्या, मूवमेंट। ऐसे ही लिक्विड की बात करते हैं तो अगर अल्कोहल आप देखेंगे, अल्कोहल को आप पानी में डालेंगे तो अल्कोहल भी क्या होगा, पूरा मिक्सअप यानी गायब हो जाएगा। ऐसे गैस की बात करते हैं, अगर आप कहीं पे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं आप शुरू में स्मोक क्या करेंगे, देखेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे पूरे रूम में वो गायब हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, गैस का गैस में डिफ्यूज़न। ठीक है, अब मैं दो आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूँ इसके बिहाफ पे, सॉलिड के बिहाफ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है वाई आर सॉलिड्स रिजिड, दूसरा वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। ये आप खुद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आइए सॉलिड लिक्विड गैस के बाद हम शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस। देखिए अभी हमने बताया क्लासिफिकेशन जब आपने देखा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटर को क्लासीफाई किया गया था फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों मैंने खत्म कर दिया, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है,
ख़त्म हो गया। अब केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो केमिकली मैटर को प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्लासीफाई किया गया है। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंसेस पे। तो आइए रीड करते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। तो ए प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बहुत ईजी है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मेडअप होते हैं। जैसे ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एस लिख के पूछा जाए कि ये मिक्सचर है कि प्योर सब्सटेंस, तो आप बताएंगे देखिए एस है यानी सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एस है यानी एटम है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एक ही टाइप का है, सब एस है, तो ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। ऐसे वाटर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये मॉलिक्यूल है, सारे क्या होंगे, H2O मॉलिक्यूल होंगे, यानी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से ये मेडअप होता है। ऐसे क्लोरीन भी क्या है, मॉलिक्यूल है। क्लोरीन में और कुछ नहीं है, बस Cl2 मॉलिक्यूल ही दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए प्योर सब्सटेंसेस में और आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को रखा गया है, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। तो अब हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होता है, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंसेस विच इज़ मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी एक ही टाइप के एटम से जो मेडअप होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सल्फर, आयरन, गोल्ड, मरकरी, तो यहाँ पे देखिए कॉपर, आयरन और भी एग्जाम्पल है। जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको पता है कि अभी तक क्या है नेचर में 118 एलिमेंट्स क्या है, नॉलेज में है। इसमें से 94 एलिमेंट नेचर में होते हैं, बाकी जो रिमेंस एलिमेंट है वो मैन मेड है यानी आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। तो आइए मेटल्स रीड करते हैं। देखिए मेटल्स को एक लाइन में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मेटल्स को जानने के लिए आपको कई चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे देखिए मेटल्स क्या होता है, तो मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब आपको पता है कि अगर हैमरिंग किया जाए, किसी मेटल को आप ले लिए, इसके ऊपर हैमर मारते हैं, तो ये क्या होता है, ये ब्रिटल नहीं होता, टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ये क्या होता है, शीट बना लेता है। तो मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल एक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें कोई भी मेटल क्या करता है, शीट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब डक्टाइल, दूसरा क्या होता है, मेटल क्या होता है, जो डक्टाइल हो। डक्टाइल का मतलब जो वायर का फॉर्मेशन करे। वायर मतलब आपको आपके घरों में वायरिंग की जाती है तार को, तो तार ऊपर से आपको प्लास्टिक लगता होगा, लेकिन अंदर आप देखिए तो वो मेटल होता है, ठीक है। जो कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। ऐसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक मान लीजिए पेंसिल है, ये मान लीजिए अगर मेटल होगा तो आप इस कॉर्नर पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे महसूस होगा हीट, तो यानी कंडक्टिविटी होती है आप हीट की। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पे क्या करता है, मूव करता है। और लस्ट्रस होता है, इनमें शाइनिंग होती है, ठीक है। ये हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन देखिएगा, सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं, इन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हैं। बाकी मेटल क्या होंगे, हार्ड होंगे। सोडियम पोटेशियम भी मेटल होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, यानी एक्सेप्शन हो गया। ऐसे मेटल क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, यानी आप जैसे मान लीजिए आयरन रॉड है ये, आप इसे टर्न करेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे, ब्रेक नहीं होगा, इसे कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे ही सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसका एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में रहता है। ऐसे मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी होता है। सोडियम और पोटेशियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब देखिए यहाँ पे आयरन और कॉपर का मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस है। कॉपर का भी आप इसे याद कर लीजिएगा। अब आइए और भी इसमें कुछ पॉइंट हैं। जैसे सोनोरस होता है, सोनोरस का मतलब अगर इस पे मेटल को मेटल से आप टक्कर मारेंगे तो उसकी आवाज़ थोड़ा वाइब्रेट करते हुए दूर तक जाएगी, ठीक है। और एक और पॉइंट है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़, ठीक है, एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम, यानी सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके बाकी मेटल क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिकी मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। जितने भी कैटायन फॉर्म होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे आपको पता है सोडियम Na+ के फॉर्म में होता है, तो ये मेटल होगा। और दूसरा ट्रिक है, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भी मेटल है। जैसे आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर 16 वाला मेटल है कि नहीं, तो आप इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 286 आता है। अब आउटर मोस्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन देखिए 6 है, 6 यानी ये इसे फॉलो नहीं करता, तो ये मेटल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नॉन मेटल पे आते हैं। देखिए नॉन मेटल को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बताना है, क्योंकि आपने यहाँ पे मेटल के बारे में पढ़ा है। इन सब का आप अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, वो सब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी नॉन मेटल क्या होगा, जो नॉन मैलिएबल हो, नॉन डक्टाइल हो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हो, नॉन लस्ट्रस हो, सॉफ्ट हो। तो सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। अब मैं बस यहाँ पे एक्सेप्शन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन, जैसे डायमंड एक नॉन मेटल होता है, कार्बन से मेडअप होता है, तो आपको पता है कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो डायमंड क्या होता है,
नॉन मेटल होता है। लेकिन याद रखिएगा, डायमंड इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बाकी नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। ऐसे दूसरा एक्सेप्शन, आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस, ये शाइनिंग करता है, बाकी नॉन मेटल में शाइनिंग नहीं होती है। तीसरा, ओनली वन नॉन मेटल ग्रेफाइट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है सारे जो क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है, लेकिन ग्रेफाइट का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 3700, याद रखिएगा। ऐसे ओनली वन नॉन मेटल आयोडीन हैज़ हाउएवर हाई डेंसिटी। ठीक है, सारे नॉन मेटल की डेंसिटी लोएस्ट होती है, लेकिन आयोडीन की क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया था, ऐसे यहाँ पे देखिए जितने भी एनायन होंगे वो सब नॉन मेटल होंगे। जैसे क्लोरीन के बारे में आपको पता है, जॉइंट फॉर्म में हमेशा Cl माइनस फॉर्म में होता है, यानी एनायन के फॉर्म में होता है, तो ये क्या है, नॉन मेटल। दूसरा ट्रिक है, ऐसे सारे एटम्स जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या है, नॉन मेटल हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर 19 नॉन मेटल है, तो आप क्या करेंगे, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 2 8 8 1 आएगा। अब आउटर मोस्ट सेल में देखिए लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, ऐसे तीसरा और लास्ट टॉपिक, मेटेलाइट। मेटेलाइट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलाइट्स या सेमी मेटल। याद रखिएगा, मेटेलाइट्स को सेमी मेटल भी कहा जाता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास क्या होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूडियम, इतने मेटेलाइट्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसे तैयार कर लीजिए। ओके।